कि 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में माहौल बदल कर आएंगे और आज का ये पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। हम आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस दिलाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये पूरा पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ऐसा ही पेपर मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे कम से कम समय में पढ़कर 100 में 90 प्लस, 95 प्लस, 85 प्लस ऐसे नंबर लेकर आते हैं और इस बार आपकी बारी है। अगर आपको भी लगता है ना कि हमारे हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या बहुत कम हुई है या हो भी गई है ना, तो यह पूरा पेपर ध्यान से देख लेना। पेपर कोड है 605 MN। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपके क्लास का जो सबसे तेज बच्चा है हिंदी में, वो भी आपसे पूछेगा भाई तू कैसे 85 प्लस 95 प्लस लेकर आया। ठीक है, तो पेपर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। हिंदी का ये पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। इस पूरे 100 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आपको अगर गद्यांश पद्यांश नहीं आता, कैसे आप उसको विथ ट्रिक सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि मान लो एग्जाम हॉल में हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान से देखना। कुछ नोट दिया गया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले खंड का को, खंड का है जो बच्चों ना, ये 50 नंबर का पूरे के पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य के इतिहास के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट का कला और संस्कृति के लेखक कौन है बताओ। कला और संस्कृति वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है कला और संस्कृति। ठीक है, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगर आप 18 फरवरी से एक दिन पहले 17 फरवरी को भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, खा वाला देखो, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। इसमें से कौन सी रचना हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। उरुज ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार या मेरे विचार। अरे भैया महके आंगन चहके द्वार, ये जो रचना है ना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों ना, कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। अगर इस वीडियो पर आपने सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक्स तक पहुंचा दिया इस वीडियो को ना, और साथ में आपने 1000 कमेंट्स कर दिया ना भैया, 1000 कमेंट्स कि सर इसका पूरा PDF दे दो, तो मैं आपको सारा PDF दे दूंगा। और अभी भी मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैं आपको बीच में बताऊंगा कि आपको इसका फ्री PDF कहां मिलेगा। इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक कर दिया करो बच्चों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस विपरीत परिस्थिति में आपका मैं साथ दे सकूं मैराथन क्लासेस के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला गा, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है बताओ। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है। अभी मैं गद्यांश पद्यांश सब में ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो निबंध है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है। भैया बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो चैप्टर में लेखक और कवि है ना, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, बहुत ज्यादा काम आएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं। घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, घा वाला, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। देखो फर्स्ट है विचार प्रवाह, सेकंड
सेकंड है प्रस्तुत प्रश्न, थर्ड है पृथ्वी पुत्र, फोर्थ है तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये जो निबंध है ना हरिशंकर परसाई जी का है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? अब ये नहीं पता ना तो 12th क्लास में कैसे पास होगे, क्योंकि ये चैप्टर आपकी 12th में है, भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रो जी सुंदर रेड्डी। भैया प्रो जी सुंदर रेड्डी जी ही हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। अरे आपके 12th में ये चैप्टर है, अगर अपने ही चैप्टर और उसके लेखक का नाम नहीं पता है ना तो उम्मीद छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जितने भी चैप्टर हैं उसके लेखक का नाम आप पहले ही याद रखना, कवि का नाम, ताकि गद्यांश पद्यांश में भी हमें प्रॉब्लम ना हो। तो 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य के इतिहास से। ध्यान से समझो, पूरा पेपर में बताने वाला हूं। देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई खास ट्रिक नहीं होता, जो मैं आपको बता दूंगा वही लगा दोगे, ठीक है। ऑप्शंस बाय द वे सही होते हैं, मैंने बताया था। सेकंड ऑप्शन के चांस 30% हैं, थर्ड के 30% हैं, फर्स्ट और फोर्थ के 20% हैं। ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कीजिए, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। चलो दूसरे का हिंदी पद्य के इतिहास से क्वेश्चन। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? पारिजात किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध या जयशंकर प्रसाद? भैया ये हरियोध जी की रचना है, पारिजात जो है हरियोध जी की रचना है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। पूरे 100 नंबर का हमें सॉल्व करना है पेपर, तो भाई अपने थोड़े 5G स्पीड में भी चलेंगे, बहुत स्लो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? इत्यलम, अनामिका, द्वापर या चित्राधार? राइट आंसर होगा बच्चों चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। फटाफट ऑब्जेक्टिव में कोई मंत्र नहीं पढ़ना भाई कि मेरे पास कोई मंत्र है ऐसे करके कर दूंगा बस आपको आ जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव आसान होता है, ठीक है। अगला देखो, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? बताओ, सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या स्वर्ण किरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कला और बूढ़ा चांद। देखो सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंगा नंबर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? मतलब अज्ञेय जी ने कुल कितने सप्तक प्रकाशित किए हैं? 1, 2, 3, 4, उन्होंने टोटल 4 सप्तक प्रकाशित किया, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 5 क्वेश्चन हमारा हिंदी पद्य के इतिहास से भी हो चुका है। 5, 5, 10 नंबर आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम गद्यांश पे। भाई आसान होता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा अलग टाइप का गद्यांश लिया है। बहुत हल्के में नहीं लेना है भाई, क्योंकि चैप्टर पहचानने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये गद्यांश ही वैसा बहुत स्पेशल है। देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। मतलब सेम वही मैंने पहले ही बताया कि गद्यांश को पढ़ना है, 5 क्वेश्चन इसके नीचे रहेंगे। कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो पहले इसको हम पढ़ते हैं। देखो कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहां है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। अब आप पहचान सकते हो ये किस चैप्टर का है? ये निंदा रस चैप्टर का है, लेकिन कहीं निंदा आया नहीं है। तो ऐसे भी गद्यांश आपको दिए जाते हैं जिसमें कोई हिंट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे गद्यांश है जिसमें हिंट होता है। राष्ट्र का स्वरूप होगा तो राष्ट्र रहेगा, अशोक का फूल होगा तो अशोक रहेगा, ऐसे ऐसे निंदा रस होगा निंदा रहेगा, भाषा और आधुनिकता में भाषा रहेगा, लेकिन यहां पे नहीं दिया गया। लेकिन ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, उपरोक्त गद्यांश के पाठ हो
लेखक का नाम लिखिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, लेकिन पाठ का नाम है निंदा रस, लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या करनी है अपनी भाषा में। भाई थोड़ा बहुत चेंज करके ही हमें लिखना है, हमें नंबर मिल जाएगा, बस ये चीजें आप समझो। तीसरा देखो, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ा। तो देखो ये लिखा है, ये लिखा है, देखो वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। ठीक है, बस इतना ही लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन का जो वर्ड है ना, जो शब्द है, उसी को ढूंढना है गद्यांश में, जहां मिल जाए उसी को लिख देना है। चलो चौथा देखो क्या है, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। लेखक को किसके पुतले की याद आ गई, तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। मतलब लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई। पांचवा, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो देखो ये, जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। बस सारे आंसर आपको इसी गद्यांश में ही मिल गए, कुछ करना नहीं होता, सारे के सारे आंसर दिए रहते हैं, हमें सिर्फ लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं। लिखेंगे कैसे भैया, जब गद्यांश सॉल्व करेंगे ऐसे हम गद्यांश का फर्स्ट वर्ड ले लेंगे, जैसे ये देखो, का कई महीने डॉट 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 करके चूर कर डाला। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ हो, लेखक का नाम लिखिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट है। ठीक है, चलो दूसरा वाला देख लो बच्चों। दूसरा वाला क्या है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब किसकी व्याख्या करना है वो भी समझ लो। ये देखो, जिसके नीचे रेखाएं हैं, का कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। इसकी व्याख्या कर दो, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा चेंज करके। रेखांकित अंश की व्याख्या एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, लेखक के एक मित्र जो कई माह बाद उनसे मिलने आए थे और मित्र होने का झूठा आडंबर रचते थे, मतलब उसी को थोड़ा लिख देना। ठीक है, वे उनके कमरे में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले तूफान की तरह गति से अंदर आए। इसके उपरांत उन्होंने धूल और हवा से बने चक्रवात या बवंडर की तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इस स्थिति में उन्हें दुराभावी एवं आडंबरी उस धृतराष्ट्र की याद आ गई जो बाहर से भीम को अपना स्नेह दर्शाकर उनकी हत्या करना चाहता था। यह बात अन्यथा है कि जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी भुजाओं में जकड़ा हुआ था वो भीम ना होकर उसका पुतला था। उसी को थोड़ा चेंज करके लिखो, 2 नंबर फ्री के मिलेंगे मेरे भाई। तीसरा वाला क्वेश्चन आओ देख लेते हैं ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ लिया। तो इसका भी आंसर देख लो, नीचे है, ये देखो, का अर्थात लेखक के मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। ये देखो चौथा, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, ये देखो, लेखक को उस भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहता था। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। वही चीज मैं लिख रहा हूं जो आपको लिखना है, बाकी मैं इसका आंसर इसलिए बता रहा हूं कि अब एग्जाम है भैया। धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो देखो यहां पर यह भी लिखा है, ये देखो, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को वास्तव में भीम समझकर और उसकी हत्या करने के लिए अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। ऐसे करके आओगे 10 में 10 लेकर आओगे। बाकी गद्यांश पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, YouTube पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वो भी सर्च कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। अभी मैंने जल्दी आपको कॉपी वाला वीडियो प्रोवाइड कराया है। नहीं पता तो दूसरा गद्यांश रहेगा, ये देखो दूसरा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। अब ये किस चैप्टर का है, ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, लेकिन कहीं राष्ट्र आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलो अब पद्यांश को देखते हैं, इसमें भी 2 रहेंगे, करना एक ही होगा। जैसे देखो, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। जैसे देखो, ये आपका पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 5 का आंसर आपको देना है।
हम यही वाला पद्यांश आपको बता देते हैं। देखो पद्यांश जो है गद्यांश से अलग होता है। गद्यांश में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन पद्यांश में आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए, यह ध्यान रखना। जैसे ये जो आपका दिया गया है ना, पवन दूतिका चैप्टर का ये पद्यांश है। मतलब राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण जी मधुवन से चले गए हैं और राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। क्या कहती हैं देखो, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। मतलब सूखी जाति, कोई सूखती जाति, मलिन लतिका मुरझाई हुई लता जो धरा में धरती पर अगर पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम श्री कृष्ण के पांवों के पास उसको लाकर गिरा देना। मतलब राधा पवन को समझाती है कि अगर ब्रज में, अगर वहां पर मथुरा में कोई मलिन लतिका यानी कि सूखी हुई लता अगर धरती पर पड़ी हो तो उसे लाकर श्री कृष्ण जी के पैरों के पास गिरा देना। क्यों गिराना? देखो, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, यानी कि यो सीधे सीधे से प्रकट करना, बताना कि प्रीत प्रेम से वंचिता होकर यानी कि बिछड़कर मेरा होना, मैं भी अति मलिन इसी तरह सूखते सूखते जा रहे हो, नित्य जाना जाना। उनको ये बताना ना, उनको उनके पैरों के पास उस सूखी लतिका को गिराकर ये बताना कि उनके प्रेम से बिछड़ने से, उनके प्रेम के विरह से मैं भी इसी लतिका की भांति नित्य प्रति सूखती जा रही हूं। वो आप कृष्ण को बताना उस सूखी लतिका को लाकर। फिर वो कहती है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। मतलब कोई पत्ता नवल तरु, नए पेड़ का पीत पीला जो हो रहा हो तो प्यारे के, तो प्रिय कृष्ण के दृग युगल दोनों आंखों के सामने लाओ उसे ही, ठीक है। मतलब राधा जी कहती है कि अगर किसी पेड़ का कोई पीला सा पत्ता, कोई पत्ता पीला पड़ गया हो ना, तो उसे श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के दोनों आंखों के पास लेकर आना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, और धीरे धीरे उस पत्ते को उनके पास रखना और उनको यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि मैं भी यानी कि राधा जी भी उनके प्रेम के विरह से, उनसे बिछड़ने से इसी पत्ते की तरह नित्य प्रति सूखती जा रही है, पीली पड़ती जा रही है। मतलब वो अपनी दशा को उन पत्तों से कंपेयर कराना चाहती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर दो। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि वो श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाना और उसको गिराना और दिखाना कि उनके प्रेम के विरह से हम भी ऐसे सूखते जा रहे हैं। चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश भेजना चाहती हैं? सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को संदेश भेजना चाहती हैं कि उनके प्रेम विरह से बिछड़कर वो भी इसी सूखी लता की भांति सूखती जा रही हैं। पांचवा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने से लाने से अभिप्राय है कि उनके विरह में उनका हाल जो है इसी पीले पत्ते के समान, उसका चेहरा पीला पड़ गया, ठीक है। बस ऐसे ही। अब जब लिखना तो ऐसे लिख देना, सूखी जाति मलिन डॉट 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 करके प्रोसितोसा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखो, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो, लेकिन संदर्भ भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। दूसरा हमारा है बच्चों, दूसरा हमारा देखो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो इसको आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख दो। देखो ऐसे, राधा पवन दूतिका द्वारा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं। यहां राधा अपनी दूतिका पवन से यह कहती हैं कि यदि उसे किसी वृक्ष का कोई पीला पड़ा हुआ पत्ता मिल जाए तो वो उसे श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के समक्ष धीरे से रख दे और उन्हें यह बता दे कि मैं अर्थात राधा भी इसी प्रकार उन्हें भेजे गए पीले पत्ते के समान निरंतर पीली पड़ती जा रही है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, ठीक है। अगला देखो बच्चों, तीसरा वाला देख लो।
तीसरा क्वेश्चन, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लतिका को क्या करने के लिए कहती हैं? तो देखो तीसरे वाले का आंसर देख लो, ये देखो, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को कहती है कि यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो उसे श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना। बस 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। बहुत आसान है, हिंदी मीनिंग आता है तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो यहां पर भी इसका आंसर देख लो, ये देखो चौथा, सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नित्य ही इस सूखी लता के समान कमजोर होती और मलिन होती जा रही हूं। बस 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, अगला देख लो, 5वां क्वेश्चन देख लो बच्चों ध्यान से, ये देखो, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो देखो यहां पर भी आंसर 5वां, ये देखो, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो जाए कि इस पीले पड़े पत्ते के समान राधा का शरीर भी उनके वियोग में पीला पड़ता जा रहा है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। भाई ऐसे करके आओगे ना, गारंटी है बच्चों 10 में 10 आप लोग लेकर आओगे। बाकी मेहनत करते रहो, हमने आपको गद्यांश पद्यांश सब पर वीडियो प्रोवाइड कराया है, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। नहीं पता ये दूसरा कर लो। अब चलते हैं भैया साहित्यिक पर्चे पे। देखो 5वें का 100% फिक्स टॉपिक है हिंदी का। आप हिंदी में 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों में से किसी एक का आपको करना है। वैसे ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हरिशंकर प्रसाद और प्रोजी सुंदर रेड्डी, इन दोनों में से किसी एक का पढ़ लेना है, काम खत्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम भैया क्या करते हैं, समझो ध्यान से। हम काम ये करेंगे कि किसी एक का पढ़ लेंगे आज, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, तो पहले छोटा सा जीवन परिचय लिख दो या फिर उनका एक संक्षिप्त परिचय लिख दो। देखो जीवन परिचय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। भैया आपका ये जीवन परिचय, मेन हेडिंग हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। आपके सामने है, आप चाहो तो इसका भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। 3 नंबर यहां पर फिक्स हो जाएगा। भाई कुछ है नहीं, बस आपको इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वही लिखना है। 3 इसका मिलेगा, 2 आपको रचनाओं का मिलेगा। देखो ये रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, हेडिंग डाल के लिखना। निबंध संग्रामी पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथिव्या, वाग्धारा, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं भैया। शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। भैया ये 2 नंबर, 2 नंबर इसका भी फिक्स, यानी कि 5 में 5 लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे। बाकी चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। कवियों पे चले तो 3 कवि, देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, जैसे आप पढ़ लीजिए मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। 4 ही पढ़ लीजिए, बहुत है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी में से कोई एक ही पढ़िएगा। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे भैया, राष्ट्र कवि हैं हमारे। तो देखो ध्यान से,
मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। भैया साहित्यिक परिचय मेन हेडिंग देखो, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। बस आपको इतना लिखना है साहित्यिक परिचय में। देखो जो भी पुरस्कार मिलेंगे ना, वो भी हम साहित्यिक परिचय में ही लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर रचनाओं का, तो देखो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। 2 प्रकार की रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, पलासी का युद्ध आदि। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। कहानी पे आ जाओ भैया, 100 नहीं 120% फिक्स टॉपिक है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा 80। भैया आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी पढ़ लो। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं लिखित दे सकता हूं ऐसे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश। इसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। मैंने पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ा था, 2-3 लाख बच्चों ने उसको देखा है। आप क्यों पीछे हो? यूट्यूब पे सर्च करो पंचलाइट कहानी का सारांश, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ते हैं। ये भी मैं आपको अलग से पढ़ा चुका हूं। अब चूंकि मैं पूरा पेपर करा रहा हूं सॉल्व, तो ये पढ़ाना जरूरी है। देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। ये भाई बहुत गलत हुआ। जो काम आपने ना किया हो ना, वो काम अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा तो ये गलत है। कोई भी भाग जाएगा। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वो सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। लो भैया 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है, खंड काव्य है अगला टॉपिक हमारे। खंड का भैया ये जिला वाइज होता है, 5 नंबर का होता है। किसी जिले में मुक्त यज्ञ होगा। यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो भैया आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना और बता देना हमें भाई, थोड़ा क्लेरिफाई हो शायद। चलेंगे अब खंड खा पे। खंड का हमारा हो गया। देखो नंबरिंग कर दें, 10 नंबर बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 10 नंबर साहित्यिक परिचय, 5 नंबर कहानी, 5 नंबर खंड काव्य, 50। ठीक है, खंड खा पे आ जाओ बच्चों। खंड खा है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। खंड खा पूरे 50 नंबर का होगा। सबसे पहले 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो ये आपका है किस चैप्टर का है ये शायद हमारा महामना मालवीय चैप्टर का है। ठीक है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा, और ये दूसरा हमारा जातक कथा से। दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ लो बच्चों। एक आप पढ़ लो महामना मालवीय, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्तम। ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता।
और संस्कृत के गद्यांश पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। 3-3, 5-5 गद्यांश मैंने बताया, जाकर देखो। तो दोनों में से कोई एक कर लो। पद्यांश 100% फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो 7 नंबर। जैसे विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर प्रेरणाएं खलस से साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये हमारे सुभाषित रत्नानी का है। दूसरा महामना मालवीय का है। भैया एक काम करो, सुभाषित रत्नानी ये 110% फिक्स है मेरे भाई, क्योंकि ये आना ही आना है। सुभाषित रत्नानी, इस पूरे चैप्टर को ना आप घोल कर पी लो, इस पूरे चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। साथ में जो चैप्टर है ना, किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, 7 नंबर फिक्स है। ठीक है, फिर टेंशन फ्री रहना। मुहावरे और लोकोक्तियों पे आ जाओ। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो भैया, 2 नंबर। जैसे घर फूक तमाशा देखना मतलब अपनी हानि पर आनंदित होना। खा घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। गा 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। जैसे किसी एक का कर दो, भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, बस ऐसे लिख दो भाई, हो गया। आपठित गद्यांश पे आ जाओ। अब देखो आपठित गद्यांश, ये भैया फ्री का होता है नंबर। इस गद्यांश को सिर्फ ध्यान से पढ़ो। 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। जैसे देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 नंबर। आप पठित का मतलब आपके चैप्टर से ये नहीं होगा। जो गद्यांश आपने नहीं पढ़ा है ना, वो होता है आप पठित गद्यांश। जैसे देखो, पढ़ो इसको। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिक नाम मात्र रह गई। आसक्त आत्मानुभूत नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निश्रेय की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील रहें, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? 1 नंबर। तो यही लिख दो, भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए इसकी आध्यात्मिकता नाम मात्र रह गई। देखो, आपको क्वेश्चन का वर्ड उसमें ढूंढना है, जहां मिल जाए लिख दो। दूसरा, निश्रेय की सिद्धि किससे होती है? तो देखो लिखा यहां पे, बिना अभ्युदय के निश्रेय की सिद्धि नहीं होती। तो लिख दो, निश्रेय की सिद्धि अभ्युदय से होती है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, फ्री का। तीसरा, सशक्त होना क्यों आवश्यक है? देखो भैया, सशक्त होना क्यों आवश्यक है, यहां से लिख दो। ये देखो, यहां से लिख दो, सशक्त होना इसलिए आवश्यक है जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके, इसीलिए सशक्त होना आवश्यक है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, 5 नंबर फिक्स है। नहीं पता भैया तो ये दूसरा वाला कर लो भाई, आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप दूसरा कर सकते हो। ठीक है, शब्द युग्म पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए भैया। शब्द युग्म है, जैसे देखो, उपकार अपकार, इसका सही अर्थ क्या होगा? दूसरे का कार्य और बुरा, पुकार और ना बोलना, भलाई और बुराई, अच्छा और दुष्ट। भैया भलाई और बुराई, उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब बुराई, बस हो गया। दूसरा, वसन व्यसन का मतलब विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। वस्त्र और आदत, वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब आदत। अनेकार्थी शब्द पे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे लक्ष्य, लक्ष्य को हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? लक्ष्य को उद्देश्य, ध्येय, निशाना। और जलज, जलज को हम बोल सकते हैं भैया मछली, मोती, कमल, शंख। दिज, दिज को ब्राह्मण, पक्षी, पतंग, ये सब बोल सकते हैं, बस हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या होगा? इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या संत। जितेंद्रिय होगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। दूसरा, जीवित रहने की उत्कट इच्छा, इसको क्या बोलेंगे? जिजीविषा। जीवन, जीवन शक्ति, महत्वाकांक्षा, जिजीविषा। जीवित रहने की उत्कट इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। चलो भैया अगला देख लो, घा वाला। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए भैया। 2 नंबर। जैसे मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है, गलत है। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कवित्री, बस ऐसे लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो गलत था। दूसरा, मेरा बाल सफेद हो रहा है, नहीं मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसा लिखो। तीसरा, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। अरे भैया ऐसे लिख दो, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखें। कृपया और कृपा दोनों नहीं यूज करेंगे, ऐसे लिख दो, मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखेंगे। तुम मेरे से मत बोलो, गलत है। तुम मुझसे मत बोलो, ये सही है। ठीक है, बस हो गया। रस छंद अलंकार पे आ जाओ भाई। 2 नंबर का रस,
2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। 6 नंबर अगर कंप्लीट करना है ना, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी इन सब का फ्री पीडीएफ आपको हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं पर आपको सारे के सारे फ्री पीडीएफ मिलेंगे शुभम लेक्चरर ऐप पे, ठीक है। तो रस छंद अलंकार मैंने जितने भी रस हैं, जितने छंद हैं, जितने अलंकार हैं, सबको एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जाकर सर्च करना, वीडियो आ जाएगा। जैसे इसमें करुण रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना है, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है, शोरठा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण उदाहरण से लिखना 2 नंबर, मतलब 6 नंबर। इन सबको मैं उस वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जाकर देखो। पत्र लेखन देखो 13, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर। अथवा लगा है नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर। दोनों में से कोई एक कर दो, आपका 6 नंबर फिक्स है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 5 सबसे स्पेशल पत्र मैंने बताए हैं। निबंध पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण कारणों निवारण, आतंकवाद की समस्या और विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। 5 में से किसी एक पर आपको लिखना है निबंध। मैंने आपको 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है ना, मैंने बता रखे हैं। यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। बाकी लिखना कैसे भैया, जब भी लिखना पहले रूपरेखा बना लेना कि आपको निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, बीच में जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड हेडिंग, लास्ट में उपसंहार। तो भैया हेडिंग अच्छे से जितना डालोगे ना, 5-6 हेडिंग तो मिनिमम होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।